हेलो एवरीवन। तो आप सब मेरे ख्याल से अपने एमफिल और पीएचडी इंटरव्यूज़ के लिए रेडी होंगे और आपके रिसर्च प्रपोजल्स भी रेडी हो रहे होंगे। पर आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि उनको थोड़ा सा स्पेसिफिक एग्जांपल देकर मैं रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में या रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखते हैं उसके बारे में बताऊं, और किस तरह से थीसिस के टेंटेटिव चैप्टर्स लिखे जाते हैं उसके बारे में काफ़ी लोग जानना चाहते हैं। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बनाती हूँ उसके लिए। हालांकि मैं काफ़ी डिटेल में कैसे आपको प्रॉब्लम पिक करनी है, किस तरह से उस पर काम करना है, क्या मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, ये सब पे मैं पहले एक वीडियो जनरल शेयर कर चुकी हूँ, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। बट इसमें मैं थोड़ा सा एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेकर के आपको बताऊंगी कि हम क्या एग्जैक्टली करेंगे। एक प्रॉब्लम जो हम पिक कर लेते हैं उसके बाद हमें एग्जैक्टली कैसे कैसे क्या लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। बेसिकली हमें सबसे पहले एक टॉपिक जो भी हमने पिक किया है, अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे कि हम कैसे पिक कर रहे हैं, क्योंकि वो सब मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। सो आई एम इमीडिएटली स्टार्टिंग विद द टॉपिक कि आपने एक टॉपिक ले लिया, देन यू हैव टू मेक कंटेंट लिस्ट। आपके रिसर्च प्रपोजल में या जो भी आपकी थीसिस होगी उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले रिसर्च प्रपोजल की बात कर रहे हैं, उसके जो कंटेंट्स होंगे उसमें आपका टाइटल होगा प्रोजेक्ट का, इंट्रोडक्शन होगा उस सब्जेक्ट का। मैं सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा एलेबोरेटिवली बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड्स में। इंट्रोडक्शन देंगे आप उस टॉपिक से रिलेटेड, फिर उसके बाद आपकी जो हाइपोथेसिस है या जो रैशनल है जिसके बेसिस पे आपने सारा लिटरेचर सर्वे करने के बाद आपने जो डिसाइड किया उस टॉपिक पे काम करने के बारे में, वो आप देंगे। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपकी स्टडी के वो आप बताएंगे, आपने क्या एम किया है वो बताएंगे। मेथोडोलॉजी, आप कैसे उस काम को करना चाहते हैं, क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं, कौन से एक्सपेरिमेंट्स करेंगे या आप थ्योरेटिकली करना चाहते हैं, या जो भी उससे रिलेटेड मेथोडोलॉजी आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, यू हैव टू डिस्कस अबाउट दैट। वर्क प्लान आप देंगे। फॉर एग्जांपल आप ये बता सकते हैं कि आप फर्स्ट ईयर में ये करेंगे, सेकेंड ईयर में ये करेंगे, थर्ड ईयर में ये करेंगे, अपने एमफिल या पीएचडी जो भी कोर्स आप ऑप्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अपना वर्क प्लान कर सकते हैं। एमफिल अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट विल हैव शॉर्टर स्पैन, थोड़ा कम टाइम होगा आपके पास। पीएचडी प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम होगा। उस अकॉर्डिंगली आप टॉपिक पिक करें और उसी अकॉर्डिंगली आप अपना वर्क प्लान सेट करें। फिर फाइनली जब आप ये काम कर लेते हैं तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं, आपके क्या रिजल्ट्स होंगे, आपके क्या आउटकम्स होंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को करने के बाद, आपको वो बताना है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट का रेलेवेंस क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। जितने ज़्यादा रेलेवेंट टॉपिक पे आप काम करेंगे, जितना ज़्यादा आपका टॉपिक रेलेवेंट होगा किसी भी एस्पेक्ट से, सोसाइटल एस्पेक्ट से या any other application which you can think of, जो को जस्टिफाई करने में अपने टॉपिक को आपको हेल्प करे कि आप ये प्रॉब्लम जो भी पिक कर रहे हैं वो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है और उसका एक इम्पॉर्टेंस है किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको वो ज़रूर लिखना है, क्योंकि वो आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आप इसलिए ये इस पर्टिकुलर टॉपिक उठाना चाहते हैं। और आपकी जो चॉइस है वो आपने किस बेसिस पे करी है इसको भी डिटरमाइन करता है। तो इसीलिए आपको ये ज़रूर लिखना है, एक छोटा सा पैराग्राफ उसके ऊपर आप ज़रूर लिखें। और फिर आपको लास्ट में रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी देनी है। जो भी आपने रिसोर्सेज यूज़ किए हैं उन रिसोर्सेज को आपको लास्ट में लिस्ट डाउन करना है, उन रिसोर्सेज को आपको लास्ट में एक्नॉलेज करना है। रिसर्च पेपर्स हो सकते हैं, वेबसाइट्स हो सकती है, बुक्स हो सकते हैं, या आपके किसी थीसिस से आपने कोई चीज़ ली है वो हो सकती है। एनीथिंग, एनी रिसोर्स फ्रॉम वेयर यू हैव पिक्ड अप थिंग्स, यू हैव टू एक्नॉलेज दैट रिसोर्स। आपको उस रेफरेंस के बारे में, उस रिसोर्स के बारे में लिखना है। मैं अपना एक टॉपिक जो मैंने पिक किया है, बड़ा जनरल सा टॉपिक मैंने पिक किया ताकि जो भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग आर्ट्स से हैं, कुछ लोग साइंस से हैं, स्ट्रीम से, तो अलग अलग तरीके के लोग हैं जो ये टॉक्स देखते हैं। तो इसीलिए मैंने एक जनरल चीज़ पिक करी है जो शायद सभी लोगों को समझ में आ जाएगी, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हों, और वो थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे अपने आप को उस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो क्योंकि जो स्टडीज जो भी आप पिक कर रहे हैं वो किसी भी तरह से हो सकती हैं, वो डिस्क्रिप्टिव भी हो सकती हैं, वो क्वांटिटेटिव भी हो सकती हैं, वो स्टडीज आपकी थ्योरेटिकल हो सकती हैं, एक्सपेरिमेंटल हो सकती हैं।
तो वो आपने अपने हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल हो आपने डिसाइड किया होगा, पर मैं एक बिल्कुल जनरल सा आपको टॉपिक पिक करके उसको आप कैसे लिख रहे हैं वो बता रही हूँ, और फिर आप उसको अपने कॉन्टेक्स्ट में अपने टॉपिक पे उस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जो टॉपिक मैंने पिक किया है उसका टाइटल है एक्सप्लोरिंग द सॉल्यूशंस फॉर कर्बिंग और इरेडिकेटिंग द वाटर पोल्यूशन इन रिवर्स अराउंड अस। तो हमारे आसपास जो रिवर्स हैं उनमें क्योंकि बहुत सारा वाटर पोल्यूशन है, एक बेसिक प्रॉब्लम है जो हमारे आसपास बहुत कॉमनली नजर आती है, तो मैंने उससे रिलेटेड टॉपिक पिक किया और एक टाइटल अकॉर्डिंगली दे दिया है कि आई वांट टू एक्सप्लोर दीज सॉल्यूशंस। मैं ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढना चाहती हूँ जो वाटर पोल्यूशन जो रिवर्स में है उसको दूर करने के काम आ सके। सो ये टॉपिक अपने आप में जैसे ही मैं ये टाइटल बोलती हूँ टॉपिक का, समझ में आ जाता है कि मैं एग्जैक्टली क्या करना चाहती हूँ या किस तरीके का काम करूंगी। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, आपको टॉपिक अपना जो लेना है उसका टाइटल अपने प्रोजेक्ट का, प्रपोजल का, रिसर्च प्रपोजल का बहुत इंटरेस्टिंग सा रखना है, कैची टाइटल रखना है, ताकि वो क्लियरली डिफाइन करे आप क्या करना चाहते हैं। फिर आपको नेक्स्ट जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे उस टॉपिक का, तो आपको जैसे ये इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें इसमें क्या क्या आ जाएगा कि हम वाटर पोल्यूशन की जो जनरल बातें हैं उसको डिस्कस करेंगे। फिर कौन कौन से वाटर पोल्यूटेंट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनके बारे में बताएंगे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वाटर पोल्यूट होता है या ख़राब होता है, प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है। कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे वाटर पोल्यूशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा वाटर पोल्यूटेड है या नहीं, उसके बारे में लिख सकते हैं। और ये सारा जो इंट्रोडक्शन आप दे रहे हैं वो बेसिकली कहाँ से दे रहे हैं, जो इंटरनेट रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हैं, जो पेपर्स आप पढ़ रहे हैं, जो रिसर्च आर्टिकल्स आप पढ़ रहे हैं, जो किताबें आप पढ़ रहे हैं, उनमें से जो मटेरियल आप ले रहे हैं वही आप यूज कर रहे हैं और वही बाद में आप रेफरेंसेस के उसमें लिखेंगे। तो आपने इंट्रोड्यूस कर दिया टॉपिक, फिर आप उसको कंपैरेटिव कर रहे हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो इस पे काम करती हैं या प्राइवेट एजेंसीज हैं जो इस पे काम करती हैं, तो उन्होंने जो डेटा कलेक्शन ऑलरेडी कर रखा है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, उसकी एक कंपैरेटिव या डिटेल जो भी एनालिसिस है जो ऑलरेडी लोगों ने काम करके पब्लिश की हुई है, आप उसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं। ये सारा हमारा इंट्रोडक्शन में ही आएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम यहाँ पे। फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे जो सॉल्यूशंस ऑलरेडी लोगों ने दिए हुए हैं, जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में हैं, कि भाई ये काम लोग कर रहे हैं वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए, उनको उनके बारे में आप लिखेंगे। क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो ये है कि आप अपने सॉल्यूशन देना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं और या बाकी और क्या प्रॉब्लम्स लोगों ने सॉर्ट आउट करके या स्टडी करके क्या सॉल्यूशंस दिए हैं, आप उसके बारे में भी लिखेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में आपको लिखना है जो उसके लूप होल्स हैं या जो उसकी कमियां हैं, डिस्क्रिपेंसीज हैं। अब मैं वाटर पोल्यूशन को सॉल्व करने में मुझे लगता है कि अभी ये प्रॉब्लम्स हैं, अभी मेरे पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज नहीं हैं पॉल्यूटेंट्स को डिटरमाइन करने के लिए या ढूंढने के लिए, या फिर अगर पॉल्यूटेंट्स मिल भी जाते हैं तो मुझे उनको कैसे उनको हटा सकते हैं वाटर में से और फिर दोबारा से मैं रीयूज कर सकती हूँ उस वाटर को, वो रिसोर्सेज में मुझे कमी लगती है। जो भी कमियां मुझे लगती हैं मुझे वो लिस्ट डाउन करनी है वो कमियां, क्योंकि वो मेरे टॉपिक का बेस बनेंगी। वो सारा मेरा इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा, तो आपको ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन में लिखनी है। फिर उसके बाद आता है आपका हाइपोथेसिस या रैशनल ऑफ द प्रोजेक्ट। रैशनल ऑफ द प्रोजेक्ट जो होता है बेसिकली वो क्या है, वो प्रोजेक्ट के बारे में मुझे ये बताता है कि ये जो प्रोजेक्ट मैं पिक कर रही हूँ, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मेरा जो मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है सारा पढ़ने के बाद और प्रॉपर लिटरेचर सर्वे करने के बाद और पूरा उसका नेशनल स्टेटस देखने के बाद, नेशनल स्टेटस मतलब हिंदुस्तान में जो लोग हैं वो उस पर क्या काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्टेटस मतलब बाहर जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं वो उस फील्ड पे क्या काम कर रहे हैं, वो सारा जब मैंने देख लिया समझ लिया उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसके बाद मैं क्या करूंगी, उसके बाद मैं अपना आइडिया प्रपोज करूंगी कि मेरा क्या आइडिया, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, व्हाट डू यू वांट टू डू। आपका क्या आइडिया है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ये आपको यहाँ पे लिखना है। आपका जो एग्जैक्ट बेसिस है उस प्रॉब्लम को प्रपोज करने का, उस टॉपिक को रिसर्च को प्रपोज करने का, आपको वो बेसिस ऑफ रिसर्च अपना यहाँ पे देना है, वही आपकी हाइपोथेसिस है या वही आपका रैशनल है। ठीक है, तो रैशनल में आपको साथ में कुछ एम्स भी देने हैं कि मेरा ये एम है या मेरा ये ऑब्जेक्टिव है या मेरा ये ध्येय है, लक्ष्य है, ये मैं प्राप्त करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो मुझे वो भी लिखना है कि ये चीजें मैं इससे सॉल्व करना चाहती हूँ, ये प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम पे काम करके।
ये आपने लिख लिया हाइपोथेसिस में। उसके बाद आया आपका ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपने ऑब्जेक्टिव्स को बिल्कुल टू द पॉइंट 4-5-6 ऑब्जेक्टिव आपको सिंगल सिंगल लाइन सेंटेंसेस में लिखने हैं। जैसे इस केस में सबसे पहला हो गया कि भाई डिफरेंट टाइप के जो वाटर पॉल्यूटेंट्स हैं रिवर वाटर में, उनको डिटरमाइन करेंगे, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। फिर आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से कॉजेज हैं वाटर पोल्यूशन के। फिर हम डेटा कलेक्ट करेंगे डिफरेंट एजेंसीज से जो वाटर पोल्यूशन पे काम करती हैं, ये नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर उसके बाद हम मे बी अगर मैं थ्योरेटिकल काम करना चाहती हूँ तो मैं कुछ क्वेश्चनर्स डेवलप करूंगी डेटा कलेक्शन के लिए, जो मैं अपना डेटा कलेक्ट करना चाहती हूँ। और फिर जो दूसरे इंडस्ट्रीज हैं या गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो लोग आसपास मेरे हैं, मैं उनसे ही अगर डेटा कलेक्शन करना चाहती हूँ तो मुझे कुछ स्पेसिफिक अलग अलग टाइप के क्वेश्चनर्स डेवलप करने पड़ेंगे। जैसे जो लोग मोस्टली आर्ट सब्जेक्ट में हैं वो इस तरीके का काम करते हैं कि मोस्टली क्वेश्चनर्स डेवलप करते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं कि सभी लोग उनको पढ़ के अपने आंसर्स दे पाएं और इजी हो उन अंडरस्टैंडिंग में। तो वो एक पूरा का पूरा एक नया तरीके से किसी भी स्टडी को करने के लिए आपको नए तरीके से पूरे क्वेश्चनर्स डेवलप करने पड़ेंगे। और उसके बाद जब आपने ये कर लिया तो आपने कंपाइल करेंगे आप पूरे डेटा को, उस एनालिसिस पूरी जो आपने डेटा कलेक्शन के बाद करा है पूरा डेटा, उसके बाद प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे अपने रिजल्ट्स को। और वंस दैट इज डन उसको आप किसी रिसर्च आर्टिकल के फॉर्म में लिख लेंगे सो दैट वो पब्लिश हो सके। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम स्टडी कर रहे हैं, उसके कुछ टेंटेटिव ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर लास्ट में मान लीजिए मैं एक मॉडल सजेस्ट करना चाहती हूँ, जो मैंने जितना भी काम किया उसके बेसिस पे मैं एक स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल मॉडल सजेस्ट करना चाहती हूँ कि वाटर पोल्यूशन को मैं कैसे रोक सकती हूँ या मैं क्या सोल्यूशंस दे सकती हूँ या कैसे एनालाइज कर सकती हूँ। इस पूरे बेसिस पे किसी भी तरह से मैं कोई एक मॉडल सजेस्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये किया जा सकता है। या अगर मैं एक्सपेरिमेंटली कर रही हूँ तो हो सकता है मैं कोई सिंथेसाइज करना चाहूँ नया कंपाउंड, या मैं कोई ऐसा मटेरियल बनाना चाहूँ जो मेरा वाटर एनालिसिस के काम आ सके या वाटर जो पोल्यूशन को रोकने में उस किसी भी तरह से मदद कर सके, उसको प्योरीफाई करने में मदद कर सके। या मे बी मैं एक ऐसा प्रोडक्ट फैब्रिकेट करूँ जो अल्टीमेटली हो सकता है कोई स्टार्टअप भी बना सकूँ मैं, ऐसा प्रोडक्ट जो किसी भी तरीके से इस एनालिसिस में या पोल्यूशन के रोकने में काम आ सके। तो ऐसे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स डिपेंडिंग अपॉन योर ओन टॉपिक यू कैन राइट डाउन। फिर उसके बाद आपको मेथोडोलॉजी लिखनी है। मेथोडोलॉजी थ्योरेटिकल स्टडीज की जैसे है तो वो अलग है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की अलग है। मैं एक एग्जांपल थ्योरेटिकल स्टडीज का दे सकती हूँ, जैसे जिसमें आप मेथोडोलॉजी में क्या करेंगे, डेवलप प्रॉपर रिसर्च स्टडीज डिजाइन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंप्लीट पोल्यूशन प्रॉब्लम। एक स्टडी डिजाइन आपने बना लिया, आइडेंटिफाई कर लिए। मान लीजिए मैं दिल्ली में स्टडी करना चाहती हूँ, तो दिल्ली में आपके आसपास कहाँ पे आप डेटा कलेक्शन करना चाहते हैं, कौन से रिवर्स हैं या कौन सी रिवर है जिस पे आप डेटा कलेक्शन करना चाहते हैं, कौन सी साइट पे जाना चाहते हैं, वो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। फिर उसके बाद आपने जो क्वेश्चनर्स बनाने हैं वो आप डेवलप करेंगे, आपकी वो मेथोडोलॉजी कैसे करेंगे उसको, ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा डिटेल में आप 2-2, 3-3, 4-4 लाइनें इनके बारे में लिख सकते हैं। फिर आप फील्ड विजिट्स जो कर रहे हैं सैंपल कलेक्शन के लिए आइडेंटिफाइड प्लेसेस पे, उसके बारे में लिख सकते हैं। उस डेटा को जब आप एनालाइज करेंगे तो आप कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज करें, हो सकता है कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज करें जो आपको फाइनली कुछ कंक्लूसिव रिजल्ट्स दें, उनके बारे में आप लिख सकते हैं कुछ लाइंस। जो फाइनली आपने रिजल्ट ऑब्टेन किए हैं उसके बेसिस पे आप मॉडल कैसे बनाएंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और उसको मॉडल को बनाने के लिए आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, आपको उस मेथोडोलॉजी में आपको क्या क्या चीजें यूज होंगी आप उनके बारे में लिख सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में आप 1-1, 2-2, 3-3 लाइनें लिख सकते हैं। ये आपकी मेथोडोलॉजी होगी अगर आप थ्योरेटिकल कर रहे हैं काम। तो मान लीजिए आप एक्सपेरिमेंटल चूज करते हैं काम करना, तो एक्सपेरिमेंटल में आप कलेक्शन करेंगे वाटर सैंपल्स का डिफरेंट प्लेसेस से, फिर आइडेंटिफाई करेंगे उसमें कौन कौन से वाटर पोल्यूटेंट्स हैं, वाटर सैंपल एनालिसिस करेंगे, डिफरेंट जो वाटर क्वालिटी टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको यूज करके आप, या डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके। एक्सपेरिमेंटल बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो वाटर पोल्यूटेंट्स के डिटर्मिनेशन में काम आती हैं, वो आप लिख सकते हैं उनके बारे में। छोटा छोटा उन टेक्निक्स को पिकअप करके आप उनके बारे में 2-2, 3-3, 4-4 लाइनें लिख सकते हैं। फिर फाइनली आप डेटा कलेक्शन करेंगे, एनालाइज करेंगे, अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे,
और लास्टली आप जो भी डेवलप करना चाहते हैं, कोई भी इनोवेटिव मेथड या मटेरियल या फिर प्रोडक्ट जो वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आप मदद कर सके, आप उसके बारे में अपनी मेथडोलॉजी में मेंशन करेंगे. सो दैट इज गोइंग टू बी योर मेथडोलॉजी फॉर द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज. देन आ गया आपका एक्सपेक्टेड आउटकम. एक्सपेक्टेड आउटकम का मतलब ये है, वंस माई स्टडीज आर कंप्लीट, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ. एक बार मेरी सारी स्टडीज कंप्लीट हो गई तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ. अगर कोई मुझे सडनली पूछे कि मैं ये पूरा जब रिसर्च वर्क कंप्लीट कर लूंगा 3 साल या 4 साल के बाद, तो मैं क्या सोसाइटी को देना चाहता हूँ, या मेरी रिसर्च का जो एक्सपेक्टेड आउटकम है या क्या रिजल्ट आ रहा है वो क्या है. तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि भाई, डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चनेयर्स एंड सजेस्टिंग दीज टू गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज स्पेशली फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस. मैंने जो क्वेश्चनेयर्स बनाए हैं दे आर इंटरेस्टिंग, उनको गवर्नमेंट या प्राइवेट एजेंसीज को सजेस्ट किया जा सकता है ताकि वो अवेयरनेस बढ़ाएं लोगों में, ताकि वो लोग एटलीस्ट लोग मिनिमल अपनी तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं करें, और मिनिमल वाटर पोल्यूशन करें या ना करें बिल्कुल. तो जितनी ज़्यादा हम स्प्रेड करेंगे अवेयरनेस, उतने ही प्रॉब्लम को सॉल्व होने के चांसेस ज़्यादा हैं. ये एक एक्सपेक्टेड आउटकम हो सकता है. दूसरा एक्सपेक्टेड आउटकम ये हो सकता है कि आप डेवलप कर रहे हैं जो मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल मॉडल, आप उसको आप वाटर सैंपल्स के एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकें, ताकि वो आपको फाइनली कोई कंक्लूसिव रिजल्ट्स दे सके. सिमिलरली आप एक्सपेरिमेंटल काम कर रहे हैं तो आप सिंथेसिस या फैब्रिकेशन कर सकते हैं किसी नए मटेरियल का या प्रोडक्ट्स का, जो वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को रोकने में काम आए, और वो फाइनली किसी स्टार्टअप के फॉर्म में भी बाद में जा सकता है. अगर कोई एक अच्छा प्रोडक्ट आपका बन जाता है तो आप उसको फाइनली बड़े स्केल पर ले जा करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर सकते हैं, उसको पेटेंट करा सकते हैं, और फाइनली उसको आप मार्केट में लेके जा सकते हैं फॉर अदर एप्लीकेशंस, फॉर अदर यूजेस. ये जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं, फाइनली ये सारे सॉल्यूशंस आप जो स्टेक होल्डर्स हैं आपके सोसाइटी में, उनको सजेस्ट कर सकते हैं. ये सारे आपके एक्सपेक्टेड आउटकम के पार्ट हो सकते हैं. उसके बाद आपको, मैंने जैसा कहा कि आपको रेलेवेंस और या जो एप्लीकेशन है आपके प्रोजेक्ट का, जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़रूरी है लिखना. तो उस पर आप ज़रूर फोकस करें, क्योंकि वो आपको डिफेंड करना है अपने प्रोजेक्ट को कि आपने क्यों ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पिक किया है. तो इस प्रोजेक्ट में, जैसे ये प्रोजेक्ट है, तो मैं अगर इसके बारे में बात कर रही हूँ तो मैं बता रही हूँ कि भाई, रिवर क्लीनिंग के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये नई टेक्निक्स को इस्टेब्लिश करना चाहता है, और जो पुरानी ऑलरेडी या एग्जिस्टिंग टेक्निक्स हैं उनमें ये इम्प्रूवमेंट करना चाहता है. So my topic is important because I want to give specific solutions to the problems which are already existing, and जो existing systems है मैं उसमें improvise करना चाहता हूँ, अपना contribution उसमें दे रहा हूँ. फिर जो मॉडल मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो मेरा मॉडल ऐसा है जो फाइनली वाटर ट्रीटमेंट की प्रॉब्लम को कम कर सकता है, और क्लीन वाटर के को हम तक पहुंचाने में या क्लीन वाटर ऑब्टेन करने में उसकी इफिशिएंसी को बढ़ा सकता है. ये भी हमारा एक रेलेवेंट पॉइंट हो सकता है. या अगर हमने कोई मटेरियल बनाए हैं या अपना हमने कोई प्रोडक्ट सिंथेसाइज किया है, तो वो तो ऑब्वियसली मैंने अभी बताया आपको स्टार्टअप की तरह से काम कर सकता है, आगे मार्केट में जा सकता है, बहुत सारे और एप्लीकेशंस उसके हो सकते हैं सोसाइटल बेनिफिट्स के लिए. तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मेंशन करनी है. फिर आपको ये जो है रेफरेंसेस या रिसर्च मेथोडोलॉजी जो मैंने बताया, सॉरी रेफरेंसेस या इसको बिब्लियोग्राफी भी बोलते हैं, इनको आपको मेंशन करना है. जो भी पेपर्स आपने पढ़े हैं, जो आपने बुक चैप्टर्स पढ़े हैं, या फिर आपने किसी भी और इंटरनेट से, वेबसाइट से कुछ चीजें देखी हैं, तो वो सब आप एक प्रॉपर एक क्रम में आप ऑथर नेम्स पहले दे देंगे, फिर जो भी जनरल है उसका नाम दे देंगे, आपका जो टाइटल है पेपर का वो दे देंगे, उसका अगर कोई वेब एड्रेस आप देना चाहें आप वो भी दे सकते हैं, ईयर आ गया उसका, पेपर का वॉल्यूम आ गया, पेज नंबर्स आ गए. तो ये सारी चीजें आपके रेफरेंसेस का पार्ट होती हैं. जनरली इट्स बेटर अगर आप सारे एक तरीके से दें. अगर आप ऑथर्स पहले लिख रहे हैं तो ऑथर्स पहले लिखिए. ये सब बातें खैर आप बाद में भी सीखेंगे, बट इस तरीके से आप एक सेम क्रम में उसको इस्तेमाल करें, यूज करें. तो ये तो हो गई रिसर्च प्रपोजल की बात. अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि आपको फाइनली जो हम कुछ डिपार्टमेंट्स, आप अपनी थीसिस जब लिखेंगे
तो उसका चैप्टराइजेशन कैसे करेंगे, उसमें चैप्टर्स कैसे लिखेंगे, इस बारे में भी पूछ रहे हैं और इस बारे में भी पूछते हैं जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो उसमें आपको जो करना है वो बड़ा सिंपल है। आपको रिसर्च प्रपोजल आपने देख लिया, प्रॉब्लम आपने पिक कर ली, कैसे करेंगे ये सब डिसाइड कर लिया। तो अब आप अपने थीसिस के चैप्टर्स कैसे बनाएंगे, ये बड़ी सिंपल सी चीज है कि आप अपने थीसिस की आउटलाइन देंगे, जिसमें आप सबसे ऊपर पहले आप थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट मतलब थोड़ी सी एक ब्रीफ समरी देंगे जो आप काम कर रहे हैं। उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, थोड़ा सा नेशनल इंटरनेशनल स्टेटस होगा उस काम से रिलेटेड। इट विल बी अ स्मॉल हाफ पैराग्राफ और मे बी वन पैराग्राफ इनिशियल स्टार्ट, जिसमें आप अपने टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। फिर उसके बाद आप 1 by 1 जो भी आप चैप्टर्स बता रहे हैं उनके बारे में 2-2, 3-3, 4-4 लाइनें लेके लिखते जाएंगे। जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर होगा जिसमें इंट्रोडक्शन होगा टॉपिक का, लिटरेचर सर्वे होगा, तो आप उसको इसी तरह से लिख सकते हैं कि चैप्टर 1 विल हैव द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक और द लिटरेचर सर्वे ऑफ द टॉपिक व्हिच आई हैव कैरीड आउट, और उससे रिलेटेड 2-3 और लाइनें जो भी आप लिखना चाहें। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, आप इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके 3-3, 4-4 लाइनों में लिख सकते हैं। वही आपकी थीसिस की आउटलाइन हो जाएगी, वही आपका चैप्टराइजेशन हो जाएगा। फिर चैप्टर 2 आपका होगा बड़ा छोटा सा, 1 या 2 पेज का ही होता है ये। कई बार इसको हम चैप्टर के फॉर्म में नहीं भी देते हैं, डायरेक्टली ऐसे भी दे सकते हैं, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं अपनी स्टडी की या अपनी थीसिस के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। चैप्टर 3 हो गया जो मटेरियल्स या मेथड्स जो हम यूज कर रहे हैं, अपने इस काम को प्रपोज करा है जो हमने उसको करने के लिए, तो सारे मटेरियल्स के बारे में बताना है, मेथड्स के बारे में बताना है जो हम यूज करेंगे। चैप्टर 4 हमारा हो गया कि हमने आइडेंटिफाई किया फील्ड साइज को डेटा कलेक्शन के लिए, और उसके बाद जो डेटा हमने ऑब्टेन किया वाटर पॉल्यूटेंट पे, उस सब की एनालिसिस करी, और जो भी हमारे रिजल्ट हमने ऑब्टेन किए उनके बारे में हमने इस चैप्टर में लिखा। हमने प्रॉपर ग्राफ्स बनाए, या हम जो भी जिस भी तरह से उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंटल अपने डिजाइन के हिसाब से या अपने रिसर्च डिजाइन के हिसाब से, वो आप यहाँ पे चैप्टर 4 में लिख सकते हैं। फिर चैप्टर 5 आपका हो गया कि आपने वाटर सैंपल एनालिसिस परफॉर्म करी, आपने 3-4 साइट्स आइडेंटिफाई करी, साइट 1, साइट 2, साइट 3, हर जगह से आपने डेटा कलेक्शन किया, वाटर सैंपल एनालिसिस करी, उसके बाद आपने कंपैरेटिव एनालिसिस करी उन सारे रिजल्ट्स की, कहाँ पे क्या ज्यादा है क्या कम है, या जो भी आप स्टडी करना चाहते हैं, और उससे रिलेटेड फिर आपके जो भी रिजल्ट्स आए आप उनके बारे में चैप्टर 5 में लिखेंगे। फिर चैप्टर 6 आपका आ गया कि जो आपने चैप्टर 4 और 5 में काम किया है, उस एनालिसिस के बाद, उस रिजल्ट एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के बाद आप जो मॉडल बिल्डअप कर रहे हैं, या फिर जो भी आप फैब्रिकेट करना चाह रहे हैं मटेरियल या फिर प्रोडक्ट, तो वो आप उसके बारे में लिखिए कि आप वो कैसे करेंगे, और उससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं उस काम को करने में, जो भी आपने चीज़ें करी 1 by 1 उनको लिस्ट डाउन करेंगे, उससे रिलेटेड सारे फिगर्स आएंगे, वो सारी चीज़ें आएंगी, वो आपका नेक्स्ट चैप्टर हो गया। एंड देन लास्ट चैप्टर वुड बी योर कंक्लूजन, जिसमें आप ऊपर जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनके 1 by 1 कंक्लूजन लिखेंगे, विच इज ऑलवेज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, 3, 4, 5, 6 पेजेस, नॉट मोर देन दैट। हर चैप्टर का एक एक पैराग्राफ आप कंक्लूजन में लिखते जाते हैं कि ये चैप्टर ये बता रहा है, ये बता रहा है, ये बता रहा है, दैट्स इट। एंड उसके बाद आपका बिब्लियोग्राफी या फिर रेफरेंसेस आ गया, वो सबसे लास्ट पार्ट हो गया। यूजुअली हम थीसिस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रेफरेंसेस देते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा अरेंज करना भी आसान होता है और ढूंढना भी आसान होता है। नंबरिंग यूजुअली नहीं की जाती थीसिस में, तो वो सब तो खैर बात की बात है। तो ये आपका चैप्टराइजेशन हो गया बेसिकली, जिसमें आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपने टॉपिक के हिसाब से, अपने रिसर्च डिजाइन के हिसाब से, जो भी आपने टॉपिक प्रपोज किया है उसके हिसाब से आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए। हर चैप्टर में आपको 2-2, 3-3, 4-4 लाइनें आप क्या कर रहे हैं वो आप लिख देंगे। तो मेरे ख्याल से इतना कुछ मुश्किल टास्क होना नहीं चाहिए। it should be an easy task. So that's all for today. I hope all of you will be able to do it now, and कोई ज़्यादा दिक्कत आपको अब होनी नहीं चाहिए, एंड होपफुली आप अपना रिसर्च प्रपोजल भी अच्छे से लिख पाएंगे, डिफेंड कर पाएंगे, और जो भी आपको चैप्टराइजेशन करने के लिए कहा गया है वो भी कर पाएंगे। तो आई एम होपिंग कि ये इस वीडियो से आपको या इस टॉक से आपको कुछ हेल्प मिलेगी। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। मुझे अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, या कोई और आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप लिखिएगा। आई विल ट्राई my level best to fulfill that. Wish you all the very best. Thank you.